अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम उर्दू और फ़ारसी के एक बहुत ही मायनाज़ और नामवर शायर का तज़किरा करेंगे कि जो नाबगाए रोज़गार हस्ती थे और अपना तारुफ़ ख़ुद ही थे, बल्कि अपने तारुफ़ में ख़ुद कहते हैं कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो नाज़रीन गिरामी, 27 दिसंबर 1797 को ये नाबगाए रोज़गार शायर जो है, इनकी विलादत हुई। ये हिंदुस्तान के शहर आगरा में पैदा हुए और इनका नाम जो है वो असदुल्ला बेग ख़ान था, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान। इब्तदा में इन्होंने अपना तखल्लुस जो है वो असद रखा और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस तब्दील किया और फिर बाद में इनका तखल्लुस हुआ गालिब। नाज़रीन मोहतरम, गालिब मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनके आबा व अजदाद जो हैं वो सल्जूक तुर्क कबीले से थे और चूँकि उनका ताल्लुक़ जो है वो फ़ौज से था, इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़, इसलिए गालिब ना सिर्फ़ अपने आबा व अजदाद के पेशे का ज़िक्र करते हैं अपने एक शेर में, बल्कि उस पर बड़ा फ़ख्र भी करते हैं। लिखते हैं कि 100 पुश्त से है पेशाए आबा सिपाहगरी, 100 पुश्त से है पेशाए आबा सिपाहगरी, कुछ शायरी ज़रियाए इज़्ज़त नहीं मुझे, कुछ शायरी ज़रियाए इज़्ज़त नहीं मुझे। और इसमें कोई शक नहीं कि गालिब जो है वो अपने आबा व अजदाद के इस पेशे पर बड़ा फ़ख्र करते थे और चूँकि बहुत ज़्यादा ख़ुददार थे, यही वजह है कि एक मरतबा जब फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल ने आपको फ़ारसी की तालीम के लिए कॉलेज में बुलवाया तो आप पालकी में सवार होकर वहाँ गए और आप तवक्को कर रहे थे कि कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो आपका इस्तकबाल करने कॉलेज के दरवाज़े पर आएगा, लेकिन जब वो नहीं आया तो आप वहीं से वापस चले गए और प्रिंसिपल से मिलना गवारा ना किया, क्योंकि आपने कहा कि मैं तो समझता था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजमत जो है वो मेरे इज़्ज़त और शर्फ़ में इजाफ़े का बायस होगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये तो मेरा जो ख़ानदानी वक़ार है उसको भी उसमें भी कमी कर देगी, लिहाजा आप वहीं से वापस चले गए। तो नाज़रीन गिरामी, गालिब का शुमार दिल्ली के अज़ीम शायरों में होता है और आप दिल्ली के मुतअख़िरीन में से हैं, यानी आखिर के जो शुआरा हैं दिल्ली के, उनमें से हैं और आप उर्दू की जदीद शायरी के बानी समझे जाते हैं। आपने फ़ारसी और जदीद उर्दू नसर को ईजाद किया। फ़ारसी में आपका ज़्यादा कलाम फ़ारसी में ही है, बल्कि आपको इस बात पर फ़ख्र भी था और आपकी ये ख्वाहिश भी रही हमेशा कि आपको बहैसियत फ़ारसी शायर के जाना जाए, इसलिए आप अपने फ़ारसी कलाम पर ज़्यादा जो है वो फ़ख्र करते हैं। अलबत्ता आपने उर्दू नसर का जो जदीद अंदाज़ है वो आपने ईजाद किया और उसका ज़्यादा आपने इजहार अपने ख़तूत में किया और ख़ुद आप लिखते हैं कि मैंने मुकालमा को जो है वो मरासला को
मुकालमा बना दिया है। यानी आप ने ख़त को जो है वो गोया गुफ्तगू में बदल दिया है, और आप कहते थे कि ये एक अंदाज़ जो है, नया अंदाज़ जो है आपने मुतारफ़ करवाया। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने ज़िक्र किया, आपका जो ताल्लुक़ है वो सल्जूक तुर्क कबीले से था, और आपके आबा व अजदाद जो हैं वो मुग़लों की फ़ौज में आला ओहदेदार रहे थे। इसके अलावा आपके आबा व अजदाद का जो असर व रसूख़ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हिंदुस्तान में बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उसमें भी उनका अहम जो है वो असर व रसूख़ भी था और किरदार भी था। बल्कि ये भी कहा जाता है कि गालिब ने गालिबन किसी अंग्रेज़ ख़ातून की जान बचाई थी 1857 की जंग आज़ादी में, तो इस वजह से गालिब को जो है वो अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वो बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखती थी, और आपका एक मुकाम था उनकी निगाह में। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग ख़ान था। नाज़रीन मोहतरम, गालिब जब सिर्फ 5 बरस के थे, तो बल्कि 5 साल से भी कम उम्र के थे जब इनके वालिद जो हैं वो एक एक्शन में वो शहीद किए गए थे, और इस तरह गालिब जो हैं यतीम हो गए और आपको यतीमी का ज़माना देखना पड़ा। आपके वालिद की वफ़ात के बाद गालिब अपने चचा नसरुल्लाह बेग ख़ान की ज़ेर कफ़ालत आए, और वो आपकी परवरिश करते रहे। लेकिन जब गालिब कमोबेश 9 बरस के हुए तो इनके चचा भी चल बसे, और फिर ये अपनी वालिदा के साथ अपने ननिहाल में मुंतकिल हो गए, और फिर इनकी ये अपने ननिहाल की ज़ेर कफ़ालत रहे, और उन्हीं की सोहबत में आप परवान चढ़े। नाज़रीन, गालिब चूँकि बचपन से ही माली मुश्किलात का शिकार रहे, गुर्बत का शिकार रहे, यतीमी का दौर देखना पड़ा, तो इसलिए गालिब बाकायदा तालीम हासिल नहीं कर पाए। इसलिए गालिब जो हैं वो बाकायदा तालीम याफ्ता, जिसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, ही डिडंट गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप चूँकि कसीरुल मुताला और वसी उन नज़र थे, लिहाजा वसी उल मुताला होने की वजह से आपने अपनी ज़ाती काबिलियत की बिना पर इल्म हासिल किया। 13 साल की उम्र में, नाज़रीन 13 साल की उम्र में दहली के एक बाइज़्ज़त ख़ानदान की एक ख़ातून अमराव बेगम से आपकी शादी कर दी गई, और फिर गालिब जो हैं वो आगरा से दहली मुंतकिल हो गए। जैसा कि हमने ज़िक्र किया, गालिब चूँकि माली मुश्किलात का शिकार रहे, माली हालात उनके ख़राब रहे, इसलिए अक्सर व बेशतर आप मकरूज़ ही रहे। बल्कि अपनी इस हालत का ज़िक्र भी करते हैं, एक शेर में लिखते हैं कि कर्ज़ की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ, कर्ज़ की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये शेर जो है आपकी इस माली हालत का तर्जुमान भी है, जो जिससे आप ज़िंदगी भर दो चार रहे। और नाज़रीन, गालिब चूँकि बदकिस्मती से शराब के रसिया भी रहे, और ऐसा भी हुआ, एक रिवायत है कि जब एक मरतबा आपको कहीं से पैसे आपके हाथ लगे तो आप ढेर सारी शराब ख़रीद कर घर ले आए, तो आपकी ज़ौजा ने इस बात पर आपसे कहा कि ये आपने क्या किया, बजाय इसके कि आप कुछ खाने पीने का सामान और घर का कुछ राशन ख़रीद कर लाते, आप शराब उठा लाए हैं। तो गालिब चूँकि बहुत ही ज़राफ़त पसंद इंसान थे और बहुत ही बज़ला सांच थे, बहुत ज़िंदा दिल थे, तो कहने लगे कि बात यह है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने बंदे के लिए रिज़्क़ का वादा तो किया है, लेकिन शराब का वादा नहीं किया। लिहाजा मैं रिज़्क़ की तरफ से बेफ़िक्र हूँ कि वो मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर अता करेगा, अलबत्ता मैं शराब ख़रीद कर ले आया हूँ। तो ये गालिब की शराब नोशी का आलम था।
बहरहाल इसका ज़िक्र वो अपने एक शेर में यूं करते हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादाखार होता। इसके अलावा नाज़रीन, गालिब जो हैं वो ज़िंदगी भर जो है वो किराए के मकान में रहे। आपका अपना कोई ज़ाती घर नहीं था और इसी तरह आपने ज़िंदगी बसर की। अपनी बेगम से, जिनका नाम अमराव था, अमराव बेगम से आपके मिजाज की हम आहंगी नहीं थी और इस तरह इस लिहाज से भी आपने एक तल्ख़ ज़िंदगी जो है वो बसर की। आपके 7 बच्चे जो हैं वो पैदा हुए, लेकिन सब के सब सिगर सिनी यानी कम सिनी छोटी उम्र में ही सब के सब वफ़ात पा गए। लिहाजा आपने अपनी बीवी के भाई का एक बच्चा यानी अपनी बीवी का भतीजा जो है उसे आपने अपना मुतबन्ना बनाया, यानी उसे लैपालक जिसे कहते हैं, अडॉप्ट किया आपने उस बच्चे को, जिसका नाम था ज़ैनुल आबिदीन आरिफ। तो ज़ैनुल आबिदीन आरिफ को आपने गोद लिया और उसे अपना बेटा बनाकर पाला, अगरचे वो भी बाद में जवां साल उम्र में ही वफ़ात पा गए, जिस पर गालिब ने उसका मरसिया भी लिखा और बड़ा उस पर अपने गम का इजहार भी किया। उसके अलावा नाज़रीन, गालिब जो हैं अपने वक्त के जो उस ज़माने के जो नवाबीन थे, नवाब थे और उमरा थे, दिल्ली और लखनऊ जो 2 बड़ी उस ज़माने में हुकूमतें थीं और वहाँ के नवाब जो हैं उनसे शायर जो हैं वो मुंसलिक थे। लेकिन गालिब चूँकि एक ख़ुददार किस्म के इंसान थे, लिहाजा आपने ना दिल्ली और ना ही लखनऊ के किसी दरबार से कोई फ़ायदा लिया या वहाँ से कोई माली मुआवनत जो है वो आपने ना ली। अलबत्ता अवध के एक नवाब जो थे जिनका नाम नसीरुद्दीन हैदर था, उन्होंने एक मरतबा गालिब के लिए 5,000 रुपये का वजीफ़ा मुकर्रर किया। अगरचे वो वजीफ़ा भी गालिब तक न पहुँच सका, बल्कि जो दफ्तरी कारिंदे थे उन्होंने वो वजीफ़ा भी खुर्द बुर्द कर लिया। इसी तरह 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने गालिब को शाही मुअर्रिख़ के तौर पर अपने दरबार में मुकर्रर किया और ख़िताब से भी नवाजा। और फिर उसके बाद 1854 में एक मशहूर शायर इब्राहिम ज़ौक़ जो है, उनकी वफ़ात के बाद आपको शाही शायर का ख़िताब भी दिया गया और शाही शायर के मनसब पर फ़ाइज़ भी किया गया। अगरचे आप इब्राहिम ज़ौक़ की ज़िंदगी में उनके हरीफ रहे, अलबत्ता 1854 में इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात के बाद आपको दरबारी शायर जो है, शाही शायर होने का एज़ाज़ दिया गया। लेकिन आप इस एज़ाज़ पर सिर्फ़ 3 ही बरस कायम रह सके, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी ने तमाम हालात जो हैं उन्हें दिगरगूं कर दिया और इस तरह ये सब कुछ जो था वो ख़त्म हो गया। गालिब इंतहाई ख़ुददार ज़रूर थे, लेकिन इंतहाई नरम खू और हमदर्द इंसान थे। आजिज़ी, इनकिसारी, ज़राफ़त और सखावत आपकी खूबियों में से थी। अगरचे आप सारी ज़िंदगी तंगदस्त रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके दरवाज़े से कोई साइल खाली गया हो, बल्कि कहा जाता है कि अमूमी तौर पर जो भी साइल होते थे, गरीब, यतीम, मिस्कीन और बेवाएँ या इस तरह के मुस्तहक़ीन जो होते थे, वो अक्सर व बेशतर आपके पास आते थे और आप हर किसी की कोई ना कोई माली मुआवनत ज़रूर किया करते थे। और इसी तरह एक वाक़या मौजूद है कि आपके एक शायर दोस्त जो पहले बहुत ही अच्छे हालात में थे, लेकिन 1857 के जो जंग आज़ादी थी उसमें चूँकि बड़े बड़े लोग जो हैं वो गुर्बत का शिकार हो गए थे, उन्हीं में से एक वो शायर भी थे। तो जब वो आपके पास आए तो उस ज़माने में आपने एक नया, बिल्कुल नया फ़रगल यानी एक लंबा चोगा जो उस ज़माने में पहना करते थे शुआरा, वो बहुत ही कीमती और अच्छे कपड़े का बना हुआ था और आपने ग़ालिबन उसी दिन या कुछ वक्त पहले वो ख़रीदा था। तो जब वो आए तो उन्होंने आपका फ़रगल जो है देखकर उसकी तारीफ़ की,
तो आपने उसी वक्त वो फ़रगल जो है वो उतार कर उन्हें दे दिया, उन्हें पहना दिया और कहा कि यह आपके जिस्म पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आपने अपने उस दोस्त की खातिर अपने उस कीमती लिबास की भी क़ुरबानी दे दी। तो ये गालिब की सखावत की चंद एक मिसालें हैं। नाज़रीन, आप में इसके अलावा और भी बहुत खूबियाँ थीं और आप चूँकि बहुत ज़राफ़त पसंद थे और आप इंसान को हैवान ज़रीफ़ कहा करते थे और आपका हल्का अहबाब जो है वो बहुत वसी था। पूरे हिंदुस्तान के जो है वो तूलो अर्ज़ से आपको आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो खतूत लिखा करते थे और हम अक्सर व बेशतर जो हैं उनमें से आपके शागिर्द थे और वो आपको अपनी गज़लियात और अपना कलाम इस्लाह के लिए भेजा करते थे। और गालिब इतने मुनकसिरुल मिजाज थे कि आखिरी उम्र में अगरचे आप बहुत कमज़ोर हो गए थे और बिनाई भी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद आप अपने शागिर्दों और अपने दोस्तों के भेजे हुए कलाम की तस्हीह किया करते थे और उन्हें बर वक्त वापस रवाना किया करते थे और दोस्तों के ख़तों का जवाब बहुत ही बाकायदगी से दिया करते थे। और आप इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई आपको टिकट लगे हुए ख़त भेजे, यानी बाज़ दोस्त आपको टिकट लगा कर ख़त भेजा करते थे ताकि आपको टिकट का ख़र्च ना करना पड़े जब आप उनको जवाब दें। तो आपको उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती थी, आप इस पर नागवारी का इजहार किया करते थे। इसके अलावा आप अमूमी तौर पर किसी से नाराज़ नहीं होते थे, बहुत ही बज़ला साइंस थे, बहुत ही हंसमुख थे, बल्कि यहाँ तक कि अपनी ज़ात पर भी तंज़ किया करते थे। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि जब किसी से नाराज़ हो जाते थे तो फिर उससे दोबारा जो है वो गुफ्तगू नहीं किया करते थे। नाज़रीन, गालिब को शराब, औरत, शतरंज और आम इनसे बहुत रग़बत थी और इन्हें बहुत पसंद किया करते थे। आप अपने शजरे नसब पर बड़ा फ़ख्र किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद आप आजिज़ी पसंद थे। गालिब ने यह देखा कि उनसे कम इल्म रखने वाले जो शुआरा हैं, जो लोग हैं, वो दरबारों में बड़ी इज़्ज़त रखते हैं, मुकाम रखते हैं। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह खुशामदाना अंदाज़ था उनका। लेकिन गालिब इस अंदाज़ को इख्तियार ना कर सके अपनी फ़ितरी ख़ुददारी की बिना पर, क्योंकि वो कभी भी किसी की खुशामद करना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा उन्होंने अपनी ख़ुददारी का दामन कभी ना छोड़ा और इसी वजह से वो दरबारी शायर न बन सके और उस वक्त के जो नवाबीन थे उनसे कुछ ख़ास फ़ायदा ना उठा सके। वो उर्दू के साथ साथ फ़ारसी ज़ुबान से भी बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि फ़ारसी से ज़्यादा मोहब्बत करते थे और वो ये चाहते थे कि उन्हें फ़ारसी कलाम की वजह से ही जाना जाए। नाज़रीन, गालिब ने सिर्फ़ 10 बरस की उम्र में शायरी शुरू की और वो शायरी में बेदल को अपना उस्ताद माना करते थे, जो कि फ़ारसी ज़ुबान के एक इंतहाई आला दर्जे के शायर थे। गालिब बज़ात ख़ुद एक कादिरुल कलाम शायर थे, वसीउन नज़र थे और वसीउल मताला थे। उन्होंने बहुत उम्दा कलाम लिखा, फ़ारसी में भी और उर्दू में भी। गालिब की गज़लियात जो हैं वो बहुत उम्दा हैं और गालिब की शायरी जो है नाज़रीन वो आफाकियत रखती है अपने अंदर और आफाकी है और आलमगीर शायरी है उनकी। इस सिलसिले में मुझे एक अपना ज़ाती वाक़या याद आता है नाज़रीन कि बहुत साल पहले जब मैं बहुत अभी यंग था और मैंने MA किया था उर्दू में, तो मैं एक कॉलेज में, लाहौर के एक कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए गया। तो इत्तेफाक से वो छुट्टियों के दिन थे, जो मौसम गर्मा की छुट्टियां होती हैं। तो वो एक बहुत ही दैट इज़ वेल रेप्यूटेड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो वहाँ पर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। तो इत्तेफाक से चूँकि छुट्टियां थीं तो मुझे उन्होंने जो है वो डेमोस्ट्रेशन के लिए कहा। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए अमूमी तौर पर तो तलबा के क्लासरूम में ले जाया जाता है टीचर्स को,
लेकिन चूँकि छुट्टियाँ चल रही थीं तो लिहाजा वहाँ स्टाफ रूम में जो भी असातिज़ा मौजूद थे, वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल साहब थे, वो अपने स्टाफ के लोगों से उन्होंने कहा, तमाम लेक्चरर साहिबान से, कि आप आइए, एक लेक्चरर आए हैं हमारे पास, उनका हमने डेमोस्ट्रेशन लेनी है, तो आप सब लोग वहाँ पर आइए। अब नाज़रीन, वो कम बेश 15 से 20 असातिज़ा थे जो क्लासरूम में थे और उनके सामने मुझे डेमोस्ट्रेशन देना थी। और ज़ाहिर है कि तलबा की निस्बत असातिज़ा को के सामने डेमोस्ट्रेशन देना एक मुश्किल अमर हुआ करता है, एक मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके सामने डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं जब गया तो मैंने इंतहाई एतमाद के साथ वहाँ अपनी डेमोस्ट्रेशन का जो है वो आगाज़ किया। तो मामला इस तरह से था कि वहाँ के जो हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट थे, वो एक बहुत ही शफ़ीक़ और बहुत ही हलीमुत्तबा इंसान थे। अगरचे उस वक्त तक तो मैं उनसे वाकिफ़ नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा वहाँ गया था और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उनमें से वो कौन साहब हैं जो हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट हैं। बहरहाल वाइस प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन दीजिए। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैं तो उर्दू की किताब नहीं लेकर आया साथ, हाँ अलबत्ता अगर ये मुझे यहाँ उर्दू की किताब मुहैया कर दी जाए तो मैं उस पर कोई भी सबक जो कहा जाएगा मैं वो पढ़ाऊँगा। तो इस दौरान वो हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट जो थे, शोबा उर्दू के जो सदर थे, वो खड़े हुए और उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया और कहने लगे कि मैं शोबा उर्दू का यहाँ पर जो है सरबराह हूँ, तो मैं आपके लिए किताब लेकर आता हूँ, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। तो नाज़रीन, वो किताब लेने चले गए और मैं वहाँ पर जो सामने रोस्ट्रम होता है डेस्क पर रखा हुआ था, मैं वहाँ खड़ा था। तो वो जो असातिज़ा वहाँ बैठे हुए थे, इस दौरान उन्होंने मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी और वो असातिज़ा जो थे वो मुख्तलिफ़ जो है मज़ामीन के असातिज़ा थे, जो कि बाद में मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनमें उर्दू के भी असातिज़ा थे और अंग्रेज़ी के भी असातिज़ा थे और हो सकता है दीगर मज़ामीन के भी हों। तो वो साहिबान जो हैं उन्होंने मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी। अब जो उर्दू के असातिज़ा थे उनमें, उन्होंने पहले तो मुझसे जो रिवायती किस्म के सवालात होते हैं कि दबिस्तानी उर्दू से क्या मुराद है, तो दबिस्तानी दहली क्या है और उर्दू कैसे वजूद में आई, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवालात किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैंने तो मुताला करके एमए पास किया हुआ था, लिहाजा मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई, मैं उनके सवालात के जवाबात देता रहा। तो इसी दौरान उनके एक उर्दू के जो काफ़ी तजुर्बाकार उस्ताद थे, उन्होंने एक सवाल किया मुझसे, कहने लगे कि आप गालिब के बारे में क्या राय रखते हैं। अब चूँकि गालिब तो मेरे पसंदीदा शुआरा में से हैं, तो लिहाजा मुझे इस बारे में जवाब देने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा कि जी गालिब जो हैं वो बिलाशुबा एक अज़ीम शायर हैं और जो है वो बहुत ही, उनका कलाम जो है वो, गालिब चूँकि कादिरुल कलाम शायर थे, फ़ारसी और उर्दू पर अबूर रखते थे और बड़ा बेहतरीन उनकी गज़लियात हैं उर्दू की। और इसी तरह बातें करते करते मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहाँ कि मैंने कहा जी गालिब का जो कलाम है वो ज़मान व मकान से बालातर है और उनकी शायरी में आफाकियत है और आलमगीरियत है। ये लफ्ज़ मैंने जब इस्तेमाल किया तो वो साहिब मुझसे कहने लगे कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि गालिब का कलाम जो है वो आलमगीरियत रखता है अपने अंदर। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, आलमगीरियत का मतलब ये है और आफाकियत का मतलब ये है, जो मैंने बोला है कि गालिब का कलाम ज़मानो मकान से बालातर है, इससे मुराद ये है कि गालिब का कलाम किसी ख़ास जगह या ख़ास लोगों के लिए नहीं लिखा गया। गालिब का कलाम जो है, अगरचे देखिए वो कम व बेश जो है वो 200 साल पुराना है, लेकिन इसके बावजूद आज भी अगर कोई पढ़ता है तो उसे लगता है कि गोया ये मेरे लिए लिखा गया है। इसी तरह दुनिया के किसी भी खित्ते या कोने में रहने वाला शख्स जब गालिब का कलाम पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये मेरे लिए लिखा गया है। तो यही गालिब के कलाम की आफाकियत और आलमगीरियत है और इसी को हम कहते हैं कि किसी शायर का कलाम जो है ज़मान व मकान से अगर बालातर हो
तो वो उतना ही उम्दा होता है। और इसके अलावा गालिब जो है, गालिब का चूँकि तख़य्युल बहुत बुलंद है, इसलिए उनकी शायरी बहुत आला दर्जे की है। अब वो साहिब जो हैं, जब उन्होंने मुझसे ये इस तरह ये सवाल किया, तो इत्तेफाक से वहाँ जो है वो उन असातिज़ा में अंग्रेज़ी के असातिज़ा भी बैठे हुए थे। अब जब मैंने ये कहा कि गालिब की शायरी जो है वो आफाकियत लिए हुए है अपने अंदर और आलमगीरियत लिए हुए है, और फिर मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहाँ कि गालिब को जो है वो कहा जाता है कि गालिब उर्दू के शेक्सपियर हैं। तो नाज़रीन, जब मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो जो अंग्रेज़ी के असातिज़ा वहाँ बैठे हुए थे, वो उनकी ज़रा रगे ज़राफ़त फड़की। तो वो कहने लगे, उनमें से जो बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे इंग्लिश के, वो मुझसे कहने लगे कि अच्छा जनाब, आप बताइए कि अगर गालिब जो हैं उर्दू के शेक्सपियर हैं, तो बताइए आप गालिब को शेक्सपियर के साथ मवाजना करते हुए गालिब को के कलाम को फ़जीलत देंगे या शेक्सपियर के? अच्छा, अब ये सवाल जो था उन्होंने अपनी दानिश में जो है अपनी तरफ से तो बहुत मुश्किल किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं एमए इंग्लिश भी था, तो उन्हें ये बात उनके इल्म में नहीं थी कि मैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में भी जानता हूँ और लिटरेचर पढ़ा हुआ है मैंने। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी मैं ये समझता हूँ कि गालिब जो है वो शेक्सपियर जो है वो तो गालिब की गर्द को भी नहीं पहुँच सकता। जहाँ पर गालिब का तसव्वुर है या गालिब का तख़य्युल है या गालिब की शायरी का जो मुकाम है शायराना, तो शेक्सपियर को हम मुवाजना नहीं कर सकते गालिब से। गालिब बहुत अफजल शायर है और उनका कलाम बहुत बुलंदतर है। तो अब तो वो जो अंग्रेज़ी वाले साहब थे उनको शायद ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि गालिब जो है वो शेक्सपियर से बुलंदतर दर्जा रखते हैं शायरी में। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ गालिब के कलाम में से। यूँ समझिए कि देखिए, शेक्सपियर ने, मैंने कहा, एक ड्रामा लिखा है मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ ड्रामा जो है वो कमोबेश 5 एक्ट पर मुश्तमिल है और ये एक स्कॉटिश किंग के बारे में शेक्सपियर ने लिखा है, जिसमें उसकी जो लेडी होती है, लेडी मैकबेथ, वो अपने शौहर को यानी किंग को, किंग ऑफ स्कॉटलैंड को वो कत्ल करवा देती है और कत्ल करवाने के बाद वो ख़ुद जो है वो उस पर बैठती है तख्त पर, ठीक है। लेकिन बाद में उसे ये एहसास होता है कि शी फील्स गिल्टी कि उसने ये जुर्म किया है और ये अच्छी बात नहीं है। और जिसके बारे में मैंने उनसे कहा कि देखिए, शेक्सपियर ने वहाँ एक सेंटेंस लिखा है, वहाँ वो लिखता है कि लेडी मैकबेथ कहती है कि इफ़ आई वॉश माई हैंड्स विद द वाटर ऑफ 7 seas, इवन देन आई एम अनएबल टू वॉश द ब्लड दैट इज़ ऑन माई हैंड्स। कि अगर मैं अपने 7 समंदरों के पानी से भी अपने हाथों को धोऊं, तो मेरे हाथों पर जो मेरे शौहर का खून लगा हुआ है, मैं उसे वॉश नहीं कर सकती। ये वो सेंटेंस वहाँ पे शेक्सपियर लिखता है। तो यानी उसे अपने इस अमल का बड़ा पछतावा होता है कि जो उसने अपने शौहर को कत्ल किया था। तो मैंने कहा, देखिए, शेक्सपियर ने इस बात को बयान करने के लिए 5 एक्ट का ड्रामा लिखा, लेकिन गालिब इस बात को एक शेर में बयान करता है। गालिब कहता है, गालिब लिखता है कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो मैंने कहा, देखिए, गालिब ने तो इस बात को जो है वो 2 मिसरों में बयान कर दिया और शेक्सपियर बेचारा 5 एक्ट की किताब लिखता रहा। तो बहरहाल ये बात सुनकर वो साहिब जो थे वो खामोश भी हो गए और सोच में भी पड़ गए। बहरहाल इस दौरान फिर वो जो हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट थे वो किताब ले आए और फिर मैंने उस किताब में से उनको एक डेमोस्ट्रेशन जो है इकबाल की नज़म का जो है वो मैंने दिया, जिसमें वो नज़म है नौजवानों से ख़िताब। तो बहरहाल ये एक मेरा ज़ाती एक जो था तजुर्बा था गालिब की शायरी के आलमगीरियत होने के हवाले से। तो इसमें कोई शक नहीं कि गालिब की शायरी आलमगीर है। तो नाज़रीन, गालिब जो हैं वो गालिब का नसर में भी एक बड़ा मुकाम है और गालिब नसर में गालिब के जो खतूत हैं जो उर्दू मुअल्ला के नाम से शाये हुए हैं
और ये 1849 में गालिब ने जो है वो इनको यूँ समझ लें इनकी तदवीन की गई थी। और इसमें गालिब ने उर्दू को एक नया रुख दिया, एक नया अंदाज़ दिया और उर्दू को एक ख़ूबसूरत मोड़ दिया। और आप ख़ुद कहते हैं कि हमने मुकालमा को मुरासला बना दिया, मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यानी ख़त को गुफ्तगू में बदल दिया है। गालिब ने वो जो पुराना ख़त लिखने का अंदाज़ था जिसमें बड़े जो है वो अलक़ाब और आदाब और ये वो सब कुछ इस्तेमाल किया जाता था और लंबी चौड़ी तमहीद होती थी, तारुफ़ होता था ख़त के शुरू में, उसको बिल्कुल यकसर ख़त्म कर दिया और बराह रास्त सादा लफ्ज़ों में गुफ्तगू करने का अंदाज़ आपने अपने ख़तूत में इख्तियार किया। तो ये गालिब के उर्दू नसर का जो है अंदाज़ था। और अगर हम ये कहें कि गालिब उर्दू नसर नई अंदाज़ की उर्दू नसर के मूजिद हैं तो ये गलत बात नहीं है। इसी तरह गालिबन नाज़रीन मुझे अपना एक और वाक़या याद आता है गालिब के कलाम के हवाले से कि गालिब का जो उर्दू कलाम है वो बहुत ही बेहतरीन कलाम है। हुआ यूँ कि मैं इसी तरह जब अहद जवानी में मुख्तलिफ़ जगहों पर जब इंटरव्यूज़ वग़ैरह के लिए जाते थे तो एक जगह मैं इंटरव्यू के लिए गया, ये भी लाहौर शहर का वाक़या है। तो वहाँ एक बहुत ही कोहना मश्क और तजुर्बाकार उस्ताद जो हैं वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैं जब उनके सामने पहुँचा तो मुझसे भी उन्होंने इंटरव्यू का आगाज़ किया और फिर वो गालिब बात होते होते गालिब के कलाम तक जब आई तो अब वो साहिब मुझसे कहते हैं कि बरखुरदार आप मुझे गालिब का कोई शेर सुनाइए। तो मैंने उनसे कहा बल्कि मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि गालिब का कोई शेर मैं पढ़ूं, तो वो ख़ुद ही मुझसे कहने लगे कि अच्छा आप ऐसा कीजिए कि गालिब के उर्दू दीवान का सबसे पहला शेर सुना दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मैंने गालिब के उर्दू दीवान का पहला शेर जो था वो फ़ौरन पढ़ दिया कि नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। और साथ ही मैंने दूसरा शेर भी पढ़ दिया इसका कि काओ काए सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। अब वो साहिब जो हैं वो मैंने जब ये शेर दो शेर पढ़े तो बहुत हैरान हुए। तो कहने लगे कि बरखुरदार क्या आप इनकी वजाहत कर सकते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने बयान किया कि ये जो पहला शेर है इसमें शायर ने दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है कि कागज़ी है पैरहन नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का, कि इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। जिस तरह एक कागज़ी कोई चीज़ होती है, कागज़ की बनी हुई, तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल नापायदार होती है। और हर इंसान जो है बल्कि तमाम मखलूक़ात जो हैं वो नापायदार हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है फ़ना होने के लिए और बक़ा सिर्फ़ अल्लाह ताला को है और हर चीज़ जो है वो फ़ानी है। और ये अल्लाह ताला की दलालत करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की वहदानियत की शहादत देते हैं। और किसी ज़माने में पुराने वक्तों में ईरान के बादशाहों के दरबार में ये रवाज होता था कि जो फरियादी होता था वो कागज़ी लिबास पहन कर जाता था, कागज़ का बना हुआ लिबास पहन कर बादशाह के दरबार में फ़रियाद अपनी पेश करने जाता था। और ये इस बात की अलामत होती थी कि वो तमाम लोगों में दूर से ही पहचाना जाता था कि ये कोई फरियादी है, ये अपनी कोई फ़रियाद लेकर आया है बादशाह की बारगाह में, ये कोई अपनी अर्ज़ लेकर आया है, कोई अपनी फ़रियाद लेकर आया है। तो गोया कि कागज़ी पैरहन पहन के जाता था। तो यहाँ पर भी कागज़ी पैरहन से मुराद है कि हर इंसान, हर मखलूक जो है वो कागज़ी पैरहन पहने हुए है, मतलब कि वो जल्द इस दुनिया से फ़ना होने वाली है और अल्लाह की बारगाह में पहुँचने वाली है। और इसी तरह दूसरा शेर जो था काओ का वे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, कि इसमें शायर ये कहता है कि मैं अपने महबूब की जुदाई में हिजर का ज़माना गुजार रहा हूँ और हिजर के इस ज़माने में सुबह से रात करना और रात से सुबह करना ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ये इतना ही मुश्किल है जितना कि फ़रहाद जो कि एक कोहकुन था, जिसने अपनी महबूबा को पाने के लिए जो कि बादशाह वक्त की बेटी थी शीरीं, तो बादशाह ने उससे मुतालबा किया था कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो
तो इस पहाड़ को काटो और इसमें से दूध की नहर बहाओ। तो लिहाजा उसने वो पहाड़ को काटा और दूध की नहर बहा दी थी। तो ये इतना ही मुश्किल है, गालिब ये कहता है कि अपने महबूब की जुदाई में दिन से रात करना और रात से दिन करना इतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल फरहाद के लिए था कि उसने दरिया पहाड़ को काटा और फिर दूध की एक नहर बहाई अपनी महबूबा को पाने के लिए। तो अगरचे वो बादशाह जो था वो बाद में अपने वादे से मुकर गया और उसने शीरीन की शादी फरहाद से नहीं की, और उसका नतीजा ये हुआ कि फ़रहाद को इतना दुख हुआ कि फ़रहाद ने वही तैशा यानी पत्थर काटने का वो आला औजार जो है जिससे वो पत्थर काटता था वो उसने अपने सर में दे मारा और अपने आप को कत्ल कर दिया। और जब ये बात शीरीन ने सुनी तो शीरीन ने भी अपने मुहब की मोहब्बत में अपनी जान दे दी। और इसको गालिब ने अपने शेर में यूँ बयान किया कि तैशे बग़ैर मर न सका कोहकन असद, तैशे बग़ैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ता खुमारे रसूमों को यूद था। तो बहरहाल ये उस इंटरव्यू में मैंने ये दो अशार जब उन साहब को बयान किए और उसकी ना सिर्फ बयान किए बल्कि मैंने उनकी वजाहत भी बयान कर दी, तो वो साहब बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि बरखुरदार बड़ी कमाल की बात है भाई, आपने तो गालिब के शेर उर्दू दीवान के पहले दो अशार मैंने एक पूछा था, आपने दो बयान कर दिए और उनकी वजाहत भी कर दी और दुरुस्त की है। तो कहने मैंने कहा जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, गालिब के उर्दू दीवान के पहले दो अशार पढ़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी एमए उर्दू डिग्री होल्डर स्टूडेंट के लिए। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं ये बात ऐसी नहीं है। कहने लगे मैं सुबह से कितने ही लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैंने तो जब ये कहा बहुत से लोगों से कि भाई गालिब के उर्दू दीवान का पहला शेर सुना दें, तो वो तो शेर ही नहीं सुना सके, आप तो दूर की बात करते हैं वजाहत करना। तो बहरहाल मैंने कहा जी कि जो लोग पढ़कर एमए पास करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो बहरहाल ये सब मेरे असातिज़ा का फैज़ है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं जिस मुकाम पर हूँ आज, जो भी इल्म है और जो भी मेरे पास है, बल्कि मैं तो ख़ुद को अभी भी तालिब इल्म ही समझता हूँ और ये सिर्फ़ मेरे असातिज़ा की दुआओं का फैज़ है। तो जनाब इसी तरह मैं गालिब के हवाले से मुझे एक और मेरे उस्ताद मोहतरम जो मेरे अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, मैं जब एमए अंग्रेज़ी कर रहा था तो मेरे एक उस्ताद थे लाहौर में, तो उनके पास मैं एमए अंग्रेज़ी की जो है वो पढ़ा करता था, ट्यूशन के तौर पे समझ लें। तो उन्होंने वो भी उर्दू लिटरेचर से बड़ा शगफ़ रखते थे, तो उनसे कभी कभी इस हवाले से बात होती थी। तो हम उनके पास पढ़ते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम है जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन जो है ये अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है और इसके जो राइटर पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई ये नज़्म वो हमें पढ़ा रहे थे, द रोड नॉट टेकन। तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक बात अपनी बयान कर दी, कहने लगे यार सुनो, एक्चुअली उस नज़्म में ऐसा है, पोइट ने लिखा हुआ है कि वो एक सफ़र कर रहा था, घोड़े पर सवार था और वो एक जंगल में पहुंचता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है एक रास्ते पर कि जहाँ से रास्ता दो हिस्सों में तकसीम हो रहा होता है, एक राइट पे जा रहा होता है और एक लेफ़्ट पे जा रहा होता है। तो वो अब वहाँ पर पहुंचकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे अब राइट वाला रास्ता लेना चाहिए या लेफ़्ट पर वाला रास्ता लेना चाहिए। और राइट एक रास्ता जो होता है उस पर वो गौर करता है कि उस पर जो है वो फुट स्टेप्स थे और कदमों के निशान थे और इस तरह की अलामात थी कि उस तरफ से लोग जाते हैं। और दूसरा रास्ता जो था वो कुछ इस तरह का था कि उस पर कुछ निशानात वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे। तो अब वो सोच में पड़ गया कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। और इसी सोच विचार में वो होता है तो उसका जो घोड़ा जिस पर वो सवार होता है वो घोड़ा अपनी गर्दन हिलाता है और उसकी गर्दन में जो बेल्स होती हैं वो बजती हैं। तो गोया राइटर ये कहता है कि गोया मेरा घोड़ा मुझे ये एहसास दिला रहा था कि वाई आर यू स्टॉपिंग हेयर, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, लेट अस मूव फॉरवर्ड,
कि घोड़ा उसे ये कह रहा है कि भाई हम यहाँ क्यों रुक गए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं एक मरतबा, वो हमारे प्रोफेसर ये कहते हैं कि मैं एक मरतबा हिंदुस्तान गया, तो वहाँ गालिब के, चूँकि उर्दू लिटरेचर से उन्हें बड़ा शगफ था, तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं गालिब के मज़ार पे जाता हूँ, गालिब की कब्र पे जाता हूँ। तो जैसा कि गालिब लिखते हैं अपने मज़ार के बारे में, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर्क़ दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। तो वो गालिब के मज़ार पे पहुँचे तो कहने लगे कि मैं वहाँ फ़ातिहा पढ़ रहा था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। तो मैं फ़ातिहा पढ़ रहा था तो थोड़ा वक्त मुझे लग गया, शायद मैं अपने कुछ मतलब थोड़े जज्बाती होकर वो चश्मे तसव्वुर में ही गालिब से शायद हम कलाम हो रहे थे या गालिब के लिए फ़ातिहा पढ़ रहे थे, बहरहाल कुछ ऐसी कैफियत थी उनकी। तो कहते हैं कि वो उस दौरान मेरे दोस्त ने मेरा कंधा हिलाया कि यार चलो चलें, क्या बात है, कितनी देर यहाँ रुके रहोगे। तो वो कहते हैं, चूँकि वो ख़ुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, तो कहते हैं मेरे जहन में उस वक्त वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो नज़्म आ गई कि जिसमें वो उसका घोड़ा जो है वो गर्दन हिलाता है और कहता है कि चलो भाई, अपनी गर्दन की घंटी पे जाता है और कहता है कि निकलो यहाँ से। तो कहता है उस वक्त मुझे वो अपना दोस्त है ना उस घोड़े की तरह लगा, तो कि ये मुझे यहाँ से हटाना चाह रहा है और बोल रहा है कि चलो चलें। तो बहरहाल ये चंद यादें थीं, चंद बातें थीं जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के हवाले से मैंने आज बयान की, क्योंकि आज 27 दिसंबर का दिन है और ये गालिब की विलादत का दिन है, 27 सितंबर 1797। तो मैं ये जो गुफ्तगू है गालिब के याद को ताज़ा करने के लिए की है। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो भी उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बिलखुसूस गालिब के चाहने वाले जो हैं, उनके लिए मेरा ये लेक्चर जो है वो उन्हें पसंद आया होगा। तो आखिर में गालिब के 2-4 अशार पढ़कर मैं अपनी इस नशिस्त को ख़त्म करूँगा। गालिब लिखते हैं कि दिल मेरा सोज़े नहा से बेमुहाबा जल गया, दिल मेरा सोज़े नहा से बेमुहाबा जल गया, आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया। दिल में ज़ौक़े वस्लो यादे यार तक बाकी नहीं, दिल में ज़ौक़े वस्लो यादे यार तक बाकी नहीं, आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। और ये मेरे एक बहुत ही शफीक कोलीग हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, सर अक़ील, बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, यहाँ मेरे साथ पढ़ाते थे दुबई में। तो चंद साल हुए, 1913 में उनकी वफ़ात हो गई। तो वो गालिब का ये शेर बड़ा पसंद किया करते थे और पढ़ा भी करते थे, और अक्सर कहा करते थे कि आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। तो बहरहाल जी, गालिब का एक और शेर है, मैं हूँ और अफसरदगी की आरज़ू गालिब के दिल, मैं हूँ और अफसरदगी की आरज़ू गालिब के दिल, देख कर तर्ज़े तपा के अहले दुनिया जल गया। और फिर एक और जगह लिखते हैं, गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, न खींचो गर तुम अपने को, कशाकश दरमियाँ क्यों हो, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, अगर ये आज़माना है सताना किसको कहते हैं, अगर ये आज़माना है सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। और फिर लिखते हैं, क़फ़स में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, क़फ़स में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाँ क्यों हो। और फिर एक और शेर उनका है कि कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, सादिक हूँ अपने कौल में, सादिक हूँ अपने कौल में, गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं अपनी आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपकी ज़िंदगी में इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस शामिल करते रहें। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।
हयात व सेहत रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।